हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्टेंस फॉर बंडल कंडक्टर। ठीक है। तो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर क्या होता है? जैसे आपके पास तीन फेज होते हैं ना, जी ए फेज हो गया, बी फेज हो गया, सी फेज हो गया। ठीक है, ये ए फेज है, ये बी है, सी फेज है। ठीक है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर का मीनिंग ये होता है, ये जो आपका ए फेज है इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंडक्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए तो यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से एक कंडक्टर। ठीक है, ऐसे आपके पास जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बंडलिंग। आप देख रहे होंगे जो आपके पास जो लार्ज वोल्टेज वाली आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके एक फेज के तीन तीन चार चार वायर डाली होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बंडलिंग। ठीक है, मीन्स बंडलिंग के साथ क्या होगा वो हम इस लेक्चर में देखेंगे राजी, कि बंडलिंग करने से हमारे सिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही बी फेज की मैं यहाँ पे 4 की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो बी फेज के अंदर भी क्या होगा राजी, ऐसे एक कंडक्टर को पहले तो एक एक सिंगल सिंगल वायर जा रही थी, ये 3 फेज लाइन है। ठीक है, ए फेज, बी फेज, सी फेज। अब क्या हुआ, अब आपके पास जो ए है उसके भी 4 वायर होगी, और जो बी फेज है उसकी भी 4 वायर होगी, और जो सी फेज है वो उसकी भी 4 वायर होगी। ठीक है, आपने वायर कितनी लेनी है वो अलग मैटर है। ठीक है, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर का मीनिंग बस ये समझिए कि आपने एक फेज को नंबर ऑफ सब फेज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके साथ देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे भाई आपके पास 3 फेज बनेंगे। ठीक है, तो अगर इस केस की मैं बात करूं, इस केस में आपके पास ए बी सी डी फेज आपके ऐसे बनेंगे। ठीक है, ड्यू टू बंडलिंग। ठीक है, अगला फेज भी दिखा दो भाई। ठीक है, ये ए फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, ये सी फेज हो गया। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टॉवर है, ये मेरे पास टॉवर था भाई, और इसके ऊपर भाई मैंने 3 फेज सप्लाई ली है। ठीक है, एक तो ए फेज है, ए फेज को मैंने दो सब फेज में डिवाइड कर दिया भाई। तो ये फेज मेरे पास ए है, ये फेज मान लीजिए मेरे पास बी है। ठीक है, फेज बी हो गया। ऐसे ही मैं दिखा दूंगा मेरा फेज सी, ये मान लीजिए फेज मेरा सी है राजी। ठीक है, तो ये मेरे पास टॉवर हो गया राजी। ठीक है, अब ये जो ए फेज है आपके पास, इसके जो रेडियस है सब कंडक्टर का मान लीजिए वो आर है। ठीक है, और स्पेसिंग बिटवीन देम बोथ जो कंडक्टर हैं उसके एस है। ठीक है, स्पेसिंग कितनी है राजी, एस है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप मान के चल रहे हैं वही स्पेसिंग सभी की सेम है। ठीक है, ये स्पेसिंग मान लीजिए एस है, और रेडियस सबका मान लीजिए आर है। ठीक है, और ए कंडक्टर और बी कंडक्टर के बिटवीन जो डिस्टेंस है राजी वो डी है। ऐसे ही ए और सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है राजी वो भी डी है, और बी और सी के बिटवीन जो स्पेसिंग है राजी उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डी है। ठीक है, मैं इक्वल स्पेसिंग का केस यहाँ पे अज्यूम करके चला हूँ। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पेसिंग लोगे तो आपको ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी, तो केस लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, उसी चीज के प्रोस्पेक्ट से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, बोलो जी। तो अगर मैं इसकी इंडक्टेंस की बात करूं, इंडक्टेंस तो सेम ही आएगी, 2 × 10⁻⁷ ln डिवाइड बाय जी एम डी डिवाइड बाय जी एम आर, ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ मुझे इसका जी एम आर निकालना होगा। ठीक है, जी एम आर ऑफ द सिस्टम क्या होगा राजे, जी एम आर ऑफ द सिस्टम, इंडक्टेंस तो क्लियर है ना, अगर मैं एक फेज की निकालूं यही आएगी, 2 × 10⁻⁷ ln जी एम डी डिवाइड बाई जी एम आर। ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि इतने बार हमने सॉल्व कर लिया भाई। ठीक है, तो जी एम आर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस अपने का अपने के साथ। ठीक है, वो ए का भी आएगा राजे, बी का भी आएगा और सी का भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी एम आर ऑफ ए फेज, जी एम आर ऑफ बी फेज, जी एम आर ऑफ सी फेज। ठीक है, और 3 टर्म आ गई तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, आगे सुनिए, तो हमें निकालना पड़ेगा जी एम आर ऑफ फेज ए। फेज ए का क्या आएगा राजे, देखो ये वाले सब कंडक्टर का मान लीजिए 1 है, ये 2 है। ठीक है, 1 का अपने साथ आर डैश, फिर 1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा राजे, बोलो जल्दी से, दूसरे के साथ हो जाएगा एस, स्पेसिंग एस की 1 है। ठीक है, और जी आ जाएगा राजे अंडर रूट में। ठीक है, ठीक है, तो जी एम आर आपका हो जाएगा पहले का
दूसरे के साथ, पहले का अपने के साथ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे का अपने के साथ और दूसरे का पहले के साथ, ठीक है। तो टर्म 4 हो जाएगी, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 2 बार कंसिडर करने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज हम कंसिडर भी करते हैं इनटू एस, सेम ही चीज बन जाती है, यहाँ पे मुझे 4 लेना पड़ता है, ठीक है। तो आर डैश एस का स्क्वायर हो जाएगा, तो बात तो सेम ही बनेगी, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ, जो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ ए इतना आ गया। ऐसे ही आप जी एम आर निकालोगे वी का, वो भी सेम ही आ जाएगा राजे, क्योंकि सब कुछ सेम लेके चले हों, ठीक है। जी एम आर ऑफ फेज सी वो भी सेम ही आ जाएगा राजे, आर डैश एस इसका अंडर रूट। इसका मतलब जो जी एम आर ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, अगर ये तीनों सेम आ गए राजे, अगर ये तीनों सेम आ गए तो जी एम आर ए का क्यूब हो जाएगा, क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपली जी एम आर ऑफ किसी भी फेज का आप दिखा दो, ठीक है। इसका मतलब जी एम आर ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू आर डैश एस अंडर रूट। बोलो जी, यही होगा। अगर मैं जीएमडी निकालूं, जीएमडी क्या होगा राजे, तीनों फेज का अलग अलग होता है भाई, ए का बी के साथ, ठीक है, ए का सी के साथ, ठीक है, फिर ऐसे ही बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, फिर है सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, वो सभी सेम है, ठीक है। कितनी टर्म आ गई भाई, 6, तो यहाँ पे लगा देंगे 6। तो डी की स्क्वायर ऊपर पावर कितनी है, 1/6, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीएमडी कितना आ जाएगा इसका, डी ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको भाई निकालना आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूँ ना जी, इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, सभी की वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, ठीक है। सभी की जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो एल ए ऑफ फर्स्ट फेज इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन डी डिवाइड बाई आर डैश एस अंडर रूट, ठीक है। तो ये भाई इंडक्टेंस आ जाएगी ड्यू टू, हाँ जी, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। ये आ गई इंडक्टेंस ड्यू टू बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक हो इतनी बात। अब मुझे एक चीज बताइए, जो इंडक्टेंस 3 फेज के केस में सिंपल आई थी राजे, पर फेज दैट इज इक्वल टू एल एन डी वाई आर आई थी, आर डैश सॉरी, ठीक है, वो ये चीज आई थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, आर डैश इंटू एस आ रहा है, ठीक है। बोलो जी, यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ एक एस वाली टर्म और एक्स्ट्रा आ गई है, मल्टीप्लिकेशन में आ गई है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, अब इसके एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर की एडवांटेज सुनिए भाई ध्यान से। पहली एडवांटेज सुनिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है राजे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाय डी होती है स्पेसिंग, ठीक है। वो स्पेसिंग की वैल्यू आपके पास होती है जी एम आर एल एन जी एम डी डिवाइड बाई जी एम आर, होता है कि नहीं होता, यही होता है भाई। तो पहले जी एम आर आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, पहले जो आपके पास जी एम आर था वो आर डैश था, जी एम आर कितना था, आर डैश था। बंडलिंग की वजह से, ड्यू टू बंडलिंग, आपके पास जी एम आर क्या हो गया, आर डैश इंटू अंडर रूट एस, ठीक है। मतलब आपका जो जी एम आर है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो जी एम आर है पहले से बढ़ गया, ठीक है। इसका मीनिंग समझिए क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जी एम आर आपका इंक्रीज हो गया, जी एम आर इंक्रीज्ड, आर डैश एस पहुंच गया, ठीक है। अगर जी एम आर मेरा इंक्रीज हो गया राजे, उसके साथ क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, अगर जी एम आर मेरा इंक्रीज हो गया, ये चीज़ इंक्रीज होगी तो ये चीज़ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो एल एन में इंक्रीज है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल फैक्टर आपका, अगर ये चीज़ इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ कम होगी, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये एल एन के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो जी एम आर डायरेक्टली पड़ा है ना, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो गया राजे, इसका मतलब क्या है, कोरोना लॉस कम हो गया, ठीक है, विच रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कोरोना लॉस क्या हो जाएंगे राजी, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये तो क्लियर है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ग्रेटर देन हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
ऑफ एयर, तो आपकी एयर आयोनाइज हो जाएगी, मीन्स आपका कोरोना बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो पावर वेस्ट होगी दैट इज कोरोना लॉस, ठीक है। ये चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से ज़्यादा हो जाएगा, एयर मेरी आयोनाइज हो जाएगी, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगी, उसके साथ होगा कोरोना, उसको बोलते हैं कोरोना, उसकी वजह से जो लॉस होता है राजे उसको बोलेंगे कोरोना लॉस, ठीक है। चलिए दूसरी बात सुनिए, आपको ये तो क्लियर है जो इंडक्टेंस आपके पास कितना आता है भाई, 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन जी एम डी डिवाइड बाई जी एम आर, यही होती है ना। अब हुआ क्या, ये जी एम आर आपका बढ़ गया, जी एम आर बढ़ने का मतलब क्या है, ये ओवरऑल फैक्टर कम हो गया, ठीक है। तो एल ए की वैल्यू पहले से क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर एल ए मेरा कम हो गया राजे, मीन्स इंडक्टेंस कम हो गया, उसके साथ क्या होगा, अगर इंडक्टेंस कम हो गया तो मेरी जो एक्सएल है वो भी कम हो जाएगी, बोलो बोलो जी, एक्सएल कम हो गया तो मेरे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएंगे, बोलो यार, वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो जाएंगे, मींस बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक हुआ। तीसरा पॉइंट सुनिए, अब मुझे एक चीज बताइए, हम कैपेसिटेंस आगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पहले यहाँ से एक पॉइंट और देखिए, तो एल कम हुआ, एल कम होने से मेरा एक्स कम हो गया, एक्स कम होने से मेरा, बोलो आपने इलेक्ट्रिकल पावर देखी थी स्टेबिलिटी में, ठीक है, वो क्या था, ई वी साइन डेल्टा डिवाइड बाई एक्स, अगर ये चीज कम हो जाएगी तो मेरी इलेक्ट्रिकल पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने वहां पे देखा था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को कैसे इंप्रूव करती हैं, ठीक है, मींस विच इंप्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, यहां तक ओके हो गया। फोर्थ पॉइंट सुनिए भाई, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस आप निकालोगे पर फेज दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, हाँ जी, डी डिवाइड बाई आर डैश इंटू डी, ठीक है। हम ये चीज प्रूव करेंगे ड्यू टू बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बोलो ये चीज होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एल एन में ये चीज डिक्रीज हो जाएगी, एल एन में डिक्रीज होने के मतलब आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सी फेज मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से मेरी जो रेक्टिव पावर होगी राजी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, रेक्टिव पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर इंक्रीज मतलब का मीनिंग क्या रहे, आपकी जो वोल्टेज है, सॉरी जो आप पहले रेक्टिव पावर जनरेटर से ले रहे थे, अब कौन प्रोवाइड करेगा, आपका कैपेसिटेंस बढ़ गई ना, अब कैपेसिटर ही अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आपकी रिडक्शन ऑफ सप्लाइड रेक्टिव पावर ऑफ जनरेटर कम हो जाएगी, ठीक है। क्या सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग एस आई एल क्या थी भाई, वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यही था भाई। अब जहां पर जेड एस मान सकते हो, ठीक है, तो जो जेड एस है वो किसके इक्वल थी, सर्ज इंपीडेंस था ना, वो एल बाई सी था ना राजे, उसका अंडरूट, ठीक है। आपकी इंडक्टेंस कम हो रही है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है, ठीक है, इंडक्टेंस कम हो रही है, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो आपकी इंक्रीमेंट इन कैपेसिटेंस है वो कम है एज कंपेरिजन टू इंडक्टेंस, ठीक है। तो जेड एस मेरा ओवरऑल घटेगा, ठीक है। अगर जेड एस मेरा घटेगा राजे तो मेरी जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है वो बढ़ेगी ड्यू टू बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, ओके हुआ। तो वे ये था आपका कंसेप्ट ऑफ बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। अगर कोई पूछे बंडलिंग ऑफ कंडक्टर की वजह से इंडक्टेंस कितना आता है जी, तो इतना इंडक्टेंस आता है, ओके हो जाएगा भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए जल्दी से, ठीक है। तो आपको ये चीजें भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, कौन कौन से फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, आपने सभी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में जो इंडक्टेंस निकाला था हमने, फिर हमने कंपोजिट कंडक्टर में निकाला था, एक जीएमडी आपको निकालना आना चाहिए, एक जीएमआर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमने किया था 3 फेज में इक्वल स्पेसिंग का केस किया था, फिर अनइक्वल स्पेसिंग के अंदर जो आफ्टर ट्रांसपोजिशन आपके पास फॉर्मूले निकलेंगे वो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, बोलो हो जाएगा।
इसके बाद बंडलिंग कंडक्टर की वजह से जो आपके पास इंडक्टेंस आएगी वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। बोलो ओके हो जाएगा, घबराने की जरूरत तो नहीं है। एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी वो पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक टेबल बना लेना लास्ट में, इसका समरी वाला पार्ट, उस पर आपने सभी फॉर्मूलाज देख लेना है, ठीक है। और 5 मिनट में ये पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना डिटेल में आपको मैंने समझाने के लिए बताई थी चीजें, सो दैट आप रटो ना किसी भी चीज को, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें आती कैसे हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।